Today's our topic is non-conventional energy resources. Non-conventional energy resources. देखो, नॉन कन्वेंशनल में वो एनर्जी रिसोर्स आएंगे जो ट्रेडिशनली हम यूज नहीं करते थे, इनको नॉन ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। और मोस्ट ऑफ ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मीन्स इनको हम फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल है। अब कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे जियोथर्मल और न्यूक्लियर। ये दो एनर्जी रिसोर्स जो नॉन ट्रेडिशनल है, लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है, इट मींस ये नॉन रिन्यूएबल है। तो देखो, स्टार्ट करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। न्यूक्लियर एनर्जी, इसको एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? देखो, अपने नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। इट मींस उनमें एनर्जी रिलीज होती है। जब उनको डिफ्यूज किया जाता है, उसमें डिफ्यूजन होता है या रिएक्शन होता है, तब उनमें से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? पावर में या इलेक्ट्रिसिटी में। अब न्यूक्लियर एनर्जी के दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम। कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव वर्क में भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव में कैसे? हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, मशीनें ऑपरेट कर सकते हैं। और डिस्ट्रक्टिव में कैसे? न्यूक्लियर मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह। तो मॉडर्न टाइम में देखो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये, इसको सेटअप करना थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इससे जो एनर्जी मिलती है हमारे को न्यूक्लियर सब्सटेंस से, वो एनर्जी क्या होती है? चीप होती है। जैसे देखो, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बेरिलियम, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो, ये कहाँ मिलते हैं? देखो, यूरेनियम मिलेगा झारखंड में, और राजस्थान में अरावली रेंज में। थोरियम मिलेगा मोस्टली हमें केरला में। केरला में मोनोजाइट सैंड है, मोनोजाइट सैंड के अंदर। अब देखो, नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी। देखो, इंडिया का हमें पता है कि इंडिया का मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ जो इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो या तो ट्रॉपिकल में पड़ता है या सब ट्रॉपिकल में। तो यहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी पूरे साल भर रहती है। पूरे 12 मंथ्स में हमारे को सनलाइट यहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ पे इंडिया में सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की हायर अपॉर्चुनिटीज है। आप देखो,
दो तरीके होते हैं सोलर एनर्जी को यूज करने के। एक तो होता है जिसमें क्या होता है फोटोवोल्टिक टेक्निक यूज की जाती है। फोटोवोल्टिक टेक्निक में क्या होता है कि सनलाइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, सोलर प्लेट्स के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है और इन्वर्टर्स के थ्रू उसको बैटरीज में स्टोर कर लिया जाता है। इसको डोमेस्टिक लेवल पर भी यूज कर सकते हैं और बड़े कमर्शियल लेवल पर भी हम यूज कर सकते हैं। अब तो सोलर व्हीकल्स भी आने लगे जो सोलर सन से एनर्जी लेकर और चार्ज करके और क्या नाम है कार्स वगैरह और जो व्हीकल्स है वो ऑपरेट होते हैं उससे। एक दूसरा मेथड होता है इसमें फ्यूल के रूप में यूज करते हैं सोलर एनर्जी को, जिसमें सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर गीजर, ये सब होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट जो होती है उसकी हीट को यूज करके फूड कुक करना, पानी गर्म करना, इस तरह के काम इससे किए जाते हैं। और आज हम गांव में देखते हैं तो गांव में जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं वहां पे पंप सेट से पानी निकालने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। मतलब सोलर एनर्जी को यूज करके और पंप सेट से पानी निकाला जाता है। अब देखो सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी, अगर इसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात पॉल्यूटिंग नहीं है, नेचुरल पॉल्यूशन नहीं करता है। दूसरा, जितनी सोलर एनर्जी आज हमने यूज कर ली है सेम उतना ही अमाउंट नेक्स्ट डे सोलर रेडिएशन से आपको फिर से मिल जाएगा। इट मींस आपको सोलर एनर्जी की कोई कमी साल भर नहीं होगी। ठीक है, मे भी साल के कुछ दिनों में इंटरप्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ रेनफॉल, लेकिन उस टाइम पर भी सोलर एनर्जी किसी न किसी रूप में और डेज के कंपैरिजन में कम पहुंचे, लेकिन सोलर एनर्जी हमारे तक पहुंचती जरूर है। आप देखो ज्यादा पॉसिबिलिटीज कहाँ है इंडिया में, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है सोलर एनर्जी के, जिसमें आ गया अपना गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इन एरियाज में सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। अब बात करें नेक्स्ट हम विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी में क्या क्या आता है, देखो विंड एनर्जी में विंड मिल्स के थ्रू, विंड मिल्स होती है, कभी आपने नोटिस किया होगा इस तरह की विंड मिल्स देखते हैं हम कई जगह, इस तरह की बड़ी बड़ी विंड मिल्स होती हैं और वो जब विंड चलती है, हवा चलती है तो उसके साथ में ये मूव करती रहती है, घूमती रहती है। अब इनके घूमने से जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में कौन कौन से ऐसे पार्ट है जहां पर विंड एनर्जी की डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो देखो सबसे ज्यादा विंड चलती है कोस्टल एरियाज में। तो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, वो पूरा कोस्टल पार्ट है, तो साउथर्न कोस्टल पार्ट में पॉसिबिलिटीज है। फिर वेस्टर्न जो डेजर्ट है यहाँ पर वेजिटेशन कम है, इसलिए विंड्स की वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है, विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इनके डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब देखो कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो आपको सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो जगह है, नागरकोइल और मदुरई, ये दो जगह हैं। दो के बीच में आपको क्लस्टर्स के अंदर यानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी विंड मिल्स मिलेंगी। इसके अलावा देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कर्नाटका के अलावा महाराष्ट्र और इधर लक्षद्वीप और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर आपको काफी विंड मिल्स देखने को मिल जाएगी। वेस्टर्न जो डेजर्ट है वहां पे भी डेवलप किया जा रहा है, इन एरिया में काफी बड़े स्केल पर विंड एनर्जी का यूज स्टार्ट हो चुका है। अब देखो पूरे इंडिया में दो ऐसे प्लेस हैं जो विंड एनर्जी के मैक्सिमम यूज के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट नागरकोइल तमिलनाडु, सेकंड जैसलमेर राजस्थान। यहाँ पर विंड मिल्स का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है पूरे इंडिया में। अब नेक्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है बायोगैस।
इसका नाम बायोगैस क्यों पड़ा? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको यूज करता है, और उसको यूज करके और एक गैस जनरेट होती है, उस गैस को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें देखो क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक प्लांट होता है, अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक तरफ से इस तरीके से होता है और दूसरी तरफ से इस तरीके का, ठीक है, एक अलग से वो बना के रखते हैं परमानेंट छोटा टैंक, जिसमें क्या करते हैं, बायो वेस्ट जो होता है, बायो वेस्ट में क्या आता है, एनिमल वेस्ट आएगा और डोमेस्टिक वेस्ट में जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके पील्स आएंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ये सब आते हैं। इन वेस्ट को क्या किया जाएगा, पानी के साथ मिक्स करके इस टैंक में पानी के साथ मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद में इसको क्या किया जाएगा, इस हॉल के थ्रू इस टैंक में डाला जाएगा। टैंक में डाल के भरने के बाद 10 से 12 दिन इसको छोड़ा जाएगा, और 10 से 12 दिन छोड़ने के बाद इसमें काफी क्वांटिटी में गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी, और फिर उस गैस को इन प्लांट्स के ऊपर की तरफ वॉल्व लगे होते हैं, उन वॉल्व से गैस सीधे आपके घरों तक, आपके गैस स्टोव तक पहुंचा दी जाती है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये, अगर हम एनिमल वेस्ट से जो मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उसको डायरेक्ट अगर हम हमारे खेतों में डालेंगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अगर हम उसको यहाँ डालेंगे तो उससे गैस भी मिल गई, और कुछ टाइम बाद में जब फिल होने लगता है तो इधर की तरफ से उससे वेस्ट बाहर निकलने लगती है, और वेस्ट बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे फील्ड्स में डालकर एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाती है वो, और हमारे फील्ड्स में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो हम काउ डंग, एनिमल डंग डालते हैं, उस मैन्योर के बजाय ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इको फ्रेंडली होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है, सॉइल को डिग्रेड नहीं करती है, और क्रॉप्स के लिए भी हेल्दी होती है। और सीधी बात, उन क्रॉप्स को कंज्यूम करने वाले जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन है, उनके लिए भी क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, उनकी भी हेल्थ के लिए ये डेंजरस नहीं होती है, उनकी हेल्थ को उनकी हेल्थ को फायदा पहुंचाती है। कहने मतलब आज हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें भी, क्रॉप से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको यूज करते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो हेल्थ का जो हार्म है उस नुकसान से हम बच जाते हैं, और हमें फ्यूल भी मिल जाता है। तो इसका एक फायदा होता है, सबसे बड़ी बात, जो वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम होती है गाँव में, भाई कचरा है, घरों से कचरा निकल रहा है, ठीक है, खेतों में कचरा है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको डिकम्पोज कैसे करें, उसको डिस्पोज कैसे करें, उसकी प्रॉब्लम रहती है। तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, हमें फ्यूल भी मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे को ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिल जाती है। और इस गैस को हमारी लोकल लैंग्वेज में हम गोबर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है देखो टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, सी में टाइड्स आते हैं। सी में जब टाइड्स आते हैं तो सी क्या होता है, सी का पानी कोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है, यानी ऊपर चढ़ता है। तो जहां पर बार बार टाइड्स आते हैं उन जगहों पर इस तरह का एक नेचुरल वॉल बना ली जाती है। इस तरह की एक वॉल बना दी जाती है, और इनमें ऐसे होल्स छोड़े दिए जाते हैं। जब सी में टाइड्स आते हैं तो टाइड्स आएगा तब पानी बढ़ेगा, इन होल्स के थ्रू ये पानी इधर चला जाता है, और फिर इन होल्स को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। फिर जब सी में टाइड, जब लो टाइड होता है, यानी सी का पानी जब उतरता है, तब बाकी पानी चला जाएगा, ये पानी इधर बना हुआ रह जाएगा, यानी टेम्पररी डैम बन जाएगा। फिर इस डैम से क्या किया जाएगा, इस पानी को इन होल्स के थ्रू छोड़ा जाएगा। इन हॉल्स में होता है टरबाइंस। जब पानी इन हॉल्स से जाता है तो हॉल्स में इस तरीके के टरबाइन लगे होते हैं, ऐसे ब्लेड्स होती हैं उनके। तो इन हॉल्स में से जब पानी निकलता है तो टरबाइंस मूव करते हैं, घूमते हैं, और घूमने से क्या होती है, एनर्जी जनरेट, जो सेम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होती है, सेम वही प्रोसेस में होती है, और ये पानी सारा वापस सी में चला जाता है, और इससे एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस तरह के पॉसिबिलिटीज कहाँ है इंडिया के अंदर जहाँ बार बार टाइड्स आते हैं? तो देखो, ये गुजरात है और यहाँ है वेस्ट में, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, इसके अलावा गल्फ ऑफ खंबात,
जहां पर बार बार टाइड्स आते हैं। ये गंगा डेल्टा, जिसको सुंदरबन भी कहते हैं, ये मेन एरिया है जहां पर बार बार टाइड्स आते हैं। तो इन एरियाओं में टाइडल एनर्जी के डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है।